हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के सेकंड पार्ट में हार्दिक स्वागत है। हमने इसके प्रथम भाग में डोबे-राइजनर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम और मेंडलीव के आवर्त सारणी का अच्छे से अध्ययन कर लिया था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप उस क्लासेस को देख सकते हैं। आज की क्लास का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा आधुनिक आवर्त सारणी को समझना, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं और इसके बाद इसकी सभी विशेषताओं को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो अगर हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की, तो सन 1913 में, कब? सन 1913 में हेनरी मोजले, वैज्ञानिक का नाम क्या है? हेनरी मोजले, इनके द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी दी गई। तो अगर आपको पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो हेनरी मोजले को कहा जाता है। और अगर सिंपल केवल इतना पूछा जाए कि आवर्त सारणी बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किसको दिया जाता है, तो वो मेंडलीव को दिया जाता है। ठीक है। अब आधुनिक आवर्त नियम क्या है, या मोजले का आवर्त नियम क्या है, यानी जो ये आधुनिक आवर्त सारणी है ये किस सिद्धांत या नियम पर आधारित है। तो इसका आवर्त नियम क्या है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, कौन से? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है वो ये कहता है कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो उनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आधार पर तय होते हैं। जबकि मेंडलीव ने क्या बताया था कि तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उस बात को नकार दिया क्योंकि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कई सारी कमियां रह गई थी। तो इन्होंने यहाँ पर तत्वों के गुणों का आधार किसको माना? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को माना। देखें, यह आपके सामने आवर्त सारणी का चित्र है। ये पूरी आवर्त सारणी है जिसमें लगभग 118 तत्व लिखे गए हैं। अब इस आवर्त सारणी को पहले हम थोड़ा बेसिक समझते हैं और इसके बाद हम इसकी पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो, यहाँ पर जितने भी घटक है उनको यहाँ पर अलग अलग रंग से दर्शाया गया है। मैं उनको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? 18 वर्ग है। यानी जो कॉलम है, जो खड़ी लाइनें हैं, वो कितनी है? 18, जिनको वर्ग या समूह कहते हैं। और ऐसे आवर्त कितने हैं? क्षैतिज रेखाएं कितनी है? तो वो है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है और 7 क्या है? आवर्त है। सबसे पहली बात। फिर जो आपको ये हरे रंग से दिख रहे हैं ये अन्य धातुएं हैं। अन्य, नॉन मेटल्स का मतलब अन्य अधातुएं हैं। नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु। तो देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? ये अन्य अधातु में गिना जाता है। इसके बाद ये देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और ये है सिलीनियम। ये क्या है? अधातु है। अदर अधातु, यानी जो अधातुओं से कुछ अन्य गुणधर्म प्रदर्शित करती है। ठीक है। फिर जो आपको ये केसरिया रंग से दिख रहे हैं ये सारीय धातु है। एल्काली मेटल्स का मतलब होता है सारीय धातु, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ये क्या है? ये सारीय धातु है। क्या है? सारीय धातु। फिर जो ये आपको थोड़े हल्के केसरी रंग से दिख रही है ये सारीय मर्दा धातु है। क्या है? सारीय मर्दा धातु। मैं लिख लेता हूं, यहां पर है ये सारीय धातु, सारीय धातु है। और ये कौन सी है? ये है सारीय मर्दा धातु है, जो मर्दा से प्राप्त होती है। जिसमें देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये कौन सी है? ये सारीय मर्दा धातु है। फिर जब आपको जो इस रंग से दिख रही है, ऐसे रंग से
वो है नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस। जैसे ये 18वां वर्ग की जो धातु है, जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये कौन सी है? ये उत्कृष्ट अथवा अक्रिय गैसें हैं। 18वें वर्ग की समूह की ये कौन सी है? अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, जो किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। फिर जो आपको ये इस तरह के रंग से जो यहाँ पर आपको तत्व दिख रहे हैं वो मेट्रोलिट्स है, यानी कि उपधातु है। क्या है? उपधातु। जैसे यहाँ पर देखो ये वाले बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलूरियम, पोलोनियम। ठीक है, ये क्या है? ये उपधातु है जो धातु और अधातु के बीच के गुण प्रदर्शित करती है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपधातु कहते हैं। फिर जो आपको इस रंग से दिख रहे हैं वो हेलोजन है। हेलोजन का मतलब जो ये 17वें वर्ग के तत्व है, ये 17वें वर्ग के तत्व ये वाले, ये कहलाते हैं हेलोजन। जैसे ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये जितने भी तत्व है ये क्या है? हेलोजन समूह के सदस्य है। फिर आपको जो इस रंग से दिख रहे हैं वो है ट्रांजिशन मेटल्स, यानी कि संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं इनको? संक्रमण तत्व। देखो यहाँ से, जैसे ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये जितने भी इस रंग से दिख रहे हैं वो सारे संक्रमण तत्व है। कौन से हैं? संक्रमण तत्व है। फिर जो आपको इस रंग से दिख रहे हैं वो है पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, यानी कि अंत संक्रमण तत्व। क्या? अंत संक्रमण तत्व। जैसे इस रंग से कौन कौन से दिख रहे हैं? देखो ये वाले एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ट्रीन, थैलियम, लेड, बिस्मिथ। ठीक है, ये सारे क्या है? अंत संक्रमण तत्व है। फिर लैंथेनॉइड्स, तो जो देखो आपको ये वाले तत्व दिख रहे हैं सारे, ये क्या है? ये सारे तत्व लैंथेनॉइड्स है। आगे है एक्टिनॉइड्स, तो जा रही जो तत्व है ये वाले, ये एक्टिनॉइड्स है। क्या है? एक्टिनॉइड्स है। तो उम्मीद करता हूं अभी हमने जो भी चर्चा की है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखो इसका मतलब है अन्य अधातु है। ठीक है, अन्य अधातु, यानी जो धातु और अधातु दोनों की मिक्स बिहेवियर प्रदर्शित करती है। फिर एल्कली मेटल्स का मतलब होता है सारीय धातु, ये वाली लाइन इस रंग की। फिर एल्कली अर्थ मेटल, सारीय मृदा धातु, ये वाली लाइन। फिर नोबल गैस, ये वाली लाइन। फिर हेलोजन्स, तो ये 17वें वर्ग वाले तत्व। फिर ट्रांजिशन मेटल्स, संक्रमण तत्व, ये जितने भी इस रंग से दिख रहे हैं ये वाली लाइन, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये सारे कैसे है? अंत संक्रमण तत्व है, सॉरी संक्रमण तत्व। फिर अंत संक्रमण तत्व, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, तो जो आपको ये वाले दिख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये और ये क्या है? अंत संक्रमण तत्व। ये कहलाते हैं लैंथेनॉइड्स और ये कहलाते हैं एक्टिनॉइड्स। चलिए अब हम इनको एक एक को समझते हैं कि आखिर ये क्या है और इस आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या है। देखें तो आवर्त सारणी की पहली विशेषता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और परमाणु संख्या क्या होती है? किसी परमाणु में मौजूद प्रोटॉन की संख्या को ही उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। दूसरा बिंदु, तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जमाया गया है, यानी इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में जमाया गया है। अगला बिंदु, जो आवर्त सारणी है उसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, यानी 18 कॉलम है जिनको वर्ग या समूह कहते हैं, और 7 क्या है? 7 रोज है, यानी क्षैतिज पंक्तियां है जिन्हें आवर्त कहा जाता है। अगला बिंदु है, आवर्त सारणी में धातुओं को हमेशा बाई ओर दर्शाया गया है। धातुओं को कौन सी ओर? बाई ओर, अधातुओं को दाई ओर, और मध्य में सीढ़ी नुमा संरचना में उप धातुओं को रखा गया है। देखो मैं बताता हूं यहाँ पर पीछे चित्र में, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग धातु वाला भाग है। फिर
ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये अधातु वाला भाग है, और जो ये वाला भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग उपधातु वाला भाग है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर, अधातुओं को दाईं ओर, और उनके मध्य में सीढ़ी नुमा संरचना। ठीक है, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, सीढ़ी नुमा संरचना में किसको दर्शाया गया है? उपधातुओं को दर्शाया गया है। आगे इसे आवर्त सारणी का दीर्घ या लंबा रूप भी कहा जाता है, यानी जो ये आधुनिक आवर्त सारणी है, इसे आवर्त सारणी का दीर्घ या लंबा रूप कहा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि जो आवर्त सारणी का ये रूप है, ये काफ़ी सरल है और मेंडलीव की आवर्त सारणी की तुलना में बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है और कैसा है? सुव्यवस्थित है। इसी कारण इसे आवर्त सारणी का दीर्घ या लंबा रूप भी कहा जाता है। देखो, अगली विशेषता की बात करें हम, तो प्रथम आवर्त में 2 तत्व है, अतः इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। कौन से आवर्त को? प्रथम आवर्त को। देखो कौन सा? ये वाला, ये प्रथम आवर्त है। ऐसे देखो भाई, ये आवर्त है इस तरह, और ये क्या है? ये वर्ग है। तो प्रथम आवर्त में कौन कौन से तत्व है? हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें केवल 2 ही तत्व है, अतः इस आवर्त को क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त। दूसरा, द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने तत्व है? 8। देखो, ये दूसरा आवर्त है और ये तीसरा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व है, अतः इसे लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। अगला, चतुर्थ और पंचम आवर्त में कितने तत्व है? 18। देखो, चौथे और पांचवें आवर्त में इसमें भी 18 है और इसमें भी 18 है, अतः इसे क्या कहते हैं? इसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त कहते हैं। फिर छठे और सातवें आवर्त में कितने तत्व है? 32। ये वाला, ये और ये, इसमें 32 तत्व है, अतः इसे अति दीर्घावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अति दीर्घावर्त कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त, दूसरे और तीसरे को लघु आवर्त, चौथे और पांचवें को दीर्घ आवर्त, और छठे और सातवें को अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है, बाहरी कोश में भरे गए अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर इन तत्वों को 4 ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया है। अब बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके आधार पर मौजूद रहते हैं? उसके इलेक्ट्रॉनिक वितरण के आधार पर, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, जो 2n² का सूत्र है नील्स बोर के अनुसार, जिसमें पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, और प्रत्येक परमाणु की बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। ऐसा किसने बताया था? नील्स बोर ने। तो प्रत्येक परमाणु की बाहरी कक्षा में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, उनकी संख्या के आधार पर इन तत्वों को 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। ठीक है, अब देखो S ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग शामिल है? तो S ब्लॉक में वर्ग 1 और वर्ग 2। कौन कौन से? वर्ग 1 और वर्ग 2। जैसे यहां पर देखो, वर्ग 1 का मतलब ये वाला, ठीक है, ये पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है। पहला वर्ग कौन सा था? क्षारीय धातु का, और दूसरा वर्ग कौन सा था? क्षारीय मृदा धातु। तो इन दोनों वर्ग को सम्मिलित रूप से S ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? S ब्लॉक के सदस्य एलिमेंट कहा जाता है। फिर बात करें P ब्लॉक की, तो वर्ग 13 से लेकर 18 तक के जो तत्व है उन्हें P ब्लॉक में रखा जाता है। वर्ग 13 से 18, तो देखो 13 कहाँ है? ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी यहाँ से लेके 13 से लेके 18 तक ये जो तत्व है सारे, ये किस में गिने जाते हैं? ये गिने जाते हैं P ब्लॉक में। और इनको कहा क्या जाता है? तो निरूपक या मुख्य तत्व कहा जाता है। फिर बात करें D ब्लॉक की, तो वर्ग 3 से लेकर 12 तक के जो तत्व है, तो ये 3 है, 3 से लेके 12, ये जो सारे तत्व है इस वर्ग के, जिसमें ये वर्ग, ये वर्ग, ये जो वर्ग है,
ये सारे तत्व डी ब्लॉक में रखे जाते हैं। ठीक है, फिर बात करें एफ ब्लॉक की, तो नीचे की जो दो क्षैतिज पंक्तियां है ये वाली, एक लेंथेनाइड श्रेणी और एक एक्टिनाइड श्रेणी, इन दोनों श्रेणियों को एफ ब्लॉक में रखा जाता है और इन्हें क्या कहा जाता है, अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। फिर वही लिखा हुआ है कि जो ये पहली लाइन आपको दिख रही है, पहली रो, इसको कहते हैं लेंथेनाइड। क्या कहते हैं, लेंथेनाइड। और जो दूसरी लाइन है इसको कहते हैं एक्टिनाइड। क्या कहते हैं, एक्टिनाइड। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा लेता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। देखो एस ब्लॉक किसको कह रहे हैं, पहले और दूसरे को, ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों वर्ग को कहते हैं एस ब्लॉक, ये वाला। ठीक है, फिर पी ब्लॉक 13 से लेके 18, ये 13 है यहाँ पर और लेके 18, ये जो वर्ग है ये 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इन वर्ग को क्या कह रहे हैं, पी ब्लॉक। ठीक है, फिर डी ब्लॉक किसको कह रहे हैं, ये 3 है, 3 से लेकर 12 तक। ठीक है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इसके जितने भी तत्व है उनको बोल रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व या फिर संक्रमण तत्व। और जो लास्ट की दो लाइन आपको दिख रही है, ये और ये, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें पहली लाइन के तत्व को कहते हैं लेंथेनाइड और जो दूसरी लाइन है इसके तत्वों को कहते हैं एक्टिनाइड। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। प्रायूरेनियम तत्व, तो जो आवर्त सारणी में यूरेनियम के बाद वाले तत्व है, अब यूरेनियम कितने नंबर पे है, 92 पे। तो देखो 92 यहाँ पर नहीं दिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये आधी अधूरी सारणी है, यहाँ पर देख लो मैं बता देता हूँ 92 ये रहा। तो इसके बाद वाले जितने भी तत्व है उन तत्वों को प्रायूरेनियम तत्व कहा जाता है। फिर है हेलोजन, तो जो 17वां वर्ग है ये वाला, इसको कहा जाता है हेलोजन वर्ग। ठीक है, 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है, हेलोजन वर्ग। फिर अक्रिय गैस, तो ये 18वां जो वर्ग आपको दिख रहा है इसको कहते हैं अक्रिय गैस या शून्य वर्ग। फिर कार्बन परिवार, तो जो 14वां वर्ग है ये वाला, इसको कहते हैं कार्बन परिवार। ठीक है, इस वाले को। फिर नाइट्रोजन परिवार, तो जो ये 15वां वर्ग है इसको कहते हैं नाइट्रोजन परिवार, ये वाला। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम आगे बात कर रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी की उपलब्धियां कि आखिर इस आधुनिक आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या क्या है। तो देखें, सबसे पहली उपलब्धि क्या थी कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो परमाणु भार से संबंधित जितने भी दोष थे वो दोष क्या हो गए, वो सारे दोष दूर हो गए। किससे संबंधित, परमाणु भार से संबंधित, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जितने भी कमियां थी वो सारी कमियां इस आधुनिक आवर्त सारणी में दूर हो गई। ठीक है, उसके लाभ क्या थे, देखो सबसे पहला जो उपलब्धि थी वो थी समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट कर दी गई। समस्थानिक का मतलब है जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, तो उन सभी समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट कर दी गई जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं हुई थी। ठीक है, दूसरा कोबाल्ट, जिसकी परमाणु संख्या 27 है, वह निकल परमाणु संख्या 28 से पहले आएगा, जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक दोष था। मेंडलीव ने कोबाल्ट को निकल के बाद रखा था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट जिसका परमाणु क्रमांक 27 है उसे निकल से पहले रखा गया। अगली उपलब्धि थी कि परमाणु संख्या सदैव कैसी होती है, पूर्ण संख्या होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या तो क्या हो सकती है, द्रव्यमान संख्या एक दशमलव के रूप में हो सकती है। इस कारण से परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है। अतः हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 है और हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक 2 है, अतः इन दोनों के बीच में कोई भी तत्व नहीं आएगा, यानी काफी हद तक इन दोनों की स्थिति भी स्पष्ट कर दी गई। ठीक है, जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं थी। आगे बात करें तो तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, जबकि मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, जो काफी उचित था। और क्योंकि परमाणु में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो सदैव परमाणु क्रमांक के बराबर ही होती है,
अतः यह जो वर्गीकरण था ये काफी महत्वपूर्ण और सुविधाजनक रहा। अगली उपलब्धि थी कि प्रत्येक वर्ग में केवल एक वर्ग ही होता है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक वर्ग में केवल एक ही वर्ग है, उसे उप वर्गों में बांटा नहीं गया। ठीक है, जबकि मेंडलीफ ने प्रत्येक वर्ग और आवर्त को भी उप वर्ग और उप आवर्त में बांटा था, जिसे समझना काफी मुश्किल था। तो उस कमी को आधुनिक आवर्त सारणी में दूर किया गया। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातुओं को भी स्पष्ट रूप से अलग अलग किया गया। धातुओं को बाईं तरफ, अधातुओं को दाईं तरफ और उपधातुओं को मध्य में एक सीढ़ी नुमा संरचना में बताया गया। अगली उपलब्धि थी कि हाइड्रोजन के अलावा सभी तत्वों के समस्थानिकों को काफी हद तक उचित स्थान दिया गया। आगे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में किसी भी समस्थानिक को प्रॉपर जगह नहीं मिली थी, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में केवल हाइड्रोजन के समस्थानिक जो कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, उन 3 समस्थानिकों को छोड़कर बाकी तत्वों के जितने भी समस्थानिक थे उनको काफी हद तक सही स्थान दिया गया। अगली विशेषता थी कि जो लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड जो तत्व थे उन्हें आवर्त सारणी में अलग से स्थान दिया गया, सबसे लास्ट में। अगला गुण था तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप इस आधुनिक आवर्त सारणी की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। अगला कि तत्वों को उनके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनके आधार पर एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में क्या किया, विभाजित किया, जिसके कारण एक जैसे तत्वों के गुणों को समझना काफी हद तक क्या हो गया, आसान हो गया। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी की उपलब्धियां थी जिसने मेंडलीफ की लगभग सभी कमियों को दूर कर दिया गया। और आज हम जो आधुनिक आवर्त सारणी का एक सरल और विस्तृत रूप देख रहे हैं वो इसी हेनरी मोजले की देन थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं परमाणु संख्या कि परमाणु संख्या क्या होती है और इसका आवर्त सारणी से कैसे संबंध है। तो परमाणु संख्या आप सब जानते होंगे कि किसी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसी प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, उसकी परमाणु संख्या कहा जाता है। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं उसी प्रोटॉन की संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहा जाता है। अब किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों में कोषों की संख्या सदैव कैसी होती है, समान होती है। यानी जब हम एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो उन सभी में कोषों की संख्या सदैव कैसी होगी, समान होगी। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। कैसे, देखो उदाहरण देते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी एक ही आवर्त में है। ठीक है, तीसरे आवर्त में। कौन से आवर्त में, तीसरे आवर्त में। तो इन सब के देखो, इन सब के जो बाहरी कोष है वो कौन सा कोष है, एल कोष, जो कि पहला कोष कौन सा होता है, के, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन। तो सब में देखो 2 कोष है, के एल, के एल, के एल। तो सभी में कोषों की जो संख्या है वो समान है कि सब में 2 कोषों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, फिर आगे बात करें, एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ये तो बात होगी आवर्त की कि आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं चलेंगे तो सभी तत्वों में जो कोष होते हैं उन कोषों की संख्या सदैव समान होती है। अब अगर हम ऊपर से नीचे की ओर चले यानी वर्ग में चले तो सभी तत्वों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वे इलेक्ट्रॉन जो किसी दूसरे परमाणु के साथ संयोजकता करने के अपने गुण रखते हैं, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो या तो किसी परमाणु को वो दान दे सकते हैं या किसी से ग्रहण कर सकते हैं या किसी के साथ उसकी साझेदारी कर सकते हैं। तो उन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सब में समान होती है। देखो उदाहरण, जैसे पहले वर्ग की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम। देखो सब में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 1 1। यानी इन सब के बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है या हम कह लें इनकी जो संयोजकता है वो कितनी है, 1 1 है। देखो हाइड्रोजन की 1 संयोजकता है, लिथियम की 1 है, सोडियम की 1 है, पोटेशियम की 1 है। यानी इन सभी तत्वों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या कितनी है, 1 है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आवर्त में बाएं से दाएं चलो
या आवर्त में सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है, वही एक वर्ग में सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के द्वारा निरूपित की जाती है। जो किसने बताया था? नील्स बोर ने बताया था कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² के अनुसार रह सकते हैं, जहां पर n क्या है? n कोषों की संख्या है। क्या है? कोषों की संख्या। यानी पहला कोष होगा तो n बराबर 1, दूसरा कोष होगा तो n बराबर 2। देखे समझते हैं। जैसे पहला कोष है k कोष, यानी n बराबर 1, तो यहां पर पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 गुणा 1 का स्क्वायर यानी कि 2। दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 गुणा n का मान कितना रखना है? 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 8। अगर कोष 3 है तो 2 गुणा n की जगह 3 का स्क्वायर यानी कि 18। यदि कोष 4 है तो 2 गुणा 4 का स्क्वायर यानी कि 32। तो इस तरह किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के द्वारा निरूपित की जाती है। ठीक है। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। यानी आवर्त सारणी में जो उन्हें स्थान दिया गया है, उस स्थान के आधार पर वो अपने सारे रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं कि कौन सा तत्व किस नंबर पर रखा गया है, वो किन विशेषताओं के कारण वहां रखा गया है। उन सभी विशेषताओं को उनकी परमाणु क्रमांक क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा तत्वों द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। यानी जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी परमाणु के बाहरी कोष में उपस्थित होते हैं, उन संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किसी तत्व के द्वारा कितने आबंधों का निर्माण किया जाएगा और वो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है, इसका निर्धारण उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। जैसे उदाहरण की बात करूं, कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसका मतलब कार्बन 4 अन्य परमाणुओं के साथ संयोजकता कर सकता है, या तो वो 4 परमाणुओं के साथ सिंगल आबंध बना सकता है, या द्वि आबंध बना के जुड़ सकता है, या त्रि आबंध बना के जुड़ सकता है। तो ऐसा हमें किससे पता चल रहा है? इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों से। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा हम उस तत्व के द्वारा कितने आबंध बनाए जा सकते हैं और उनकी संख्या कितनी हो सकती है, इसका निर्धारण कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगली क्लास में हम इससे संबंधित जो भी टॉपिक शेष बच रहे हैं, जिसमें संयोजकता, धात्विक गुण, अधात्विक गुण, उपधातु, उन टॉपिक की अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।